Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट पर्पजेस। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बस वही है, मैच करना है अपने को। यहाँ पे बोला है कि ट्रैवल करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर तुम नाव शिप से कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो उसको क्रूज़ बोलोगे। थोड़े दिन के लिए तुम अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो उसको बोलोगे ट्रिप। या तो 1 या 2 दिन के लिए बस तुम लोग कहीं ऐसे घूमने जा रहे हो मज़े करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, तो उसको बोलोगे पिकनिक। तो वही बस अपने को मैच करना है। तो ये स्क्रीन पे सारे आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब। वेब अपने को कंप्लीट करना है। क्या वेब में पूछा है? क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस। अगर अपनी लाइफ में तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक्सेल होना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो ही तुम अपनी लाइफ में एक्सेल हो पाओगे, यानी सक्सेसफुल हो पाओगे। तो 2 पहले से दिया हुआ है, विजन एंड हार्डवर्क। ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। विजन मतलब कि तुमको पता है तुम्हारा गोल क्या है। जब तक तुमको पता नहीं होगा कि तुमको क्या बनना है तो तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं होगा ना वहाँ तक पहुँचने का। इसलिए ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है क्या करना है और तुमको मेहनत करनी आती है। और क्या क्या चाहिए इसके अलावा? टीम वर्क। तुम अकेले नहीं कर सकते हो, तुमको अपने साथ कोई चाहिए, या तुमको गाइड करने वाला, या तो तुमको रास्ता दिखाने वाला, या तुम्हारा फ्रेंड, या तुम्हारे फैमिली मेम्बर जो तुमको इमोशनली सपोर्ट करेंगे जब तुम उम्मीद खो बैठोगे। तो ये जर्नी में टीम वर्क होना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या क्या? क्यूरियोसिटी लिख सकते हो, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, रैशनलिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। रैशनलिटी यानी तुम एक समझदार इंसान हो, सही क्या है गलत क्या है ये तुमको पता है। इक्वालिटी यानी तुम समानता में विश्वास करते हो, ठीक है। ह्यूमिलिटी यानी कि तुम बहुत ही हम्बल इंसान हो, किसी का बुरा नहीं सोचते हो। और यही सब ह्यूमैनिटी, क्यूरियोसिटी तो मतलब पता ही है, उत्सुकता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ को जानने की। तो बस इतना ही था आइस ब्रेकर, 2 ही क्वेश्चन थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इतना लंबा चौड़ा है उसको तुम लोग को सॉल्व करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसको मत करो। नेक्स्ट है, गो थ्रू द टेस्ट अगेन एंड डिस्क्राइब द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द राइटर इन योर ओन वर्ड्स। तो जो राइटर है वो पहले क्या थे? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर चेंज कर दिया। क्या करके? राइटर बन के, बुक्स लिख के। तो ये उनकी सेकेंड इनिंग थी, यानी कि अपना फर्स्ट करियर को चेंज करके सेकेंड करियर में पलट दिए, सेकेंड इनिंग कर दिए। तो उसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत लिखना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसके बारे में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिया वहाँ से तुम लोग लिख लेना, पढ़ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A2 का, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन एंड फॉरेन पर्सनैलिटी हु हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अच्युत गोडबोले ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पे क्या बोला है? सबसे पहले तो बोला है टेक्स्ट फिर से पढ़ो, यानी कि चैप्टर को फिर से पढ़ो, जो कि तुम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने अच्छे से वर्ड टू वर्ड और समरी चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम लोग को मालूम होगा कि बचपन में राइटर को ऐसे कौन कौन से लोगों ने प्रभावित किए थे, जिसकी वजह से राइटर मोटिवेट हुआ करते थे और उनकी तरह बनना चाहते थे। कुछ पोएट्स थे, कुछ लोग राइटर्स थे, कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ ड्रामेटिस्ट थे, कुछ पेंटर थे। तो वो सारे लोगों के मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय द राइटर टू लर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स। वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे बस इतना बोला है कि जो राइटर है साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट को याद करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से तरीके अपनाते थे ताकि वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ ले। साइंस और मैथ सब्जेक्ट बहुत लॉजिकल होता है, समझ के पढ़ना पड़ता है, रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले तो राइटर क्या किया करते थे?
दोनों सब्जेक्ट की ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट किया करते थे। यानी कि अपन जैसे बोलते हैं ना, मैथ्स कितना फालतू सब्जेक्ट है, किसने बनाया, तो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि उसकी तारीफ़ किया करते थे कि क्या सब्जेक्ट है ये, कितना लॉजिकल है। और क्या करते थे, 3 चीज़ और लिखनी है अपने को। ही फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटीफुल एंड द पाइथागोरियन थ्योरम एलिगेंट। सबको पता है साइंस के अंदर न्यूटन लॉ है, मैथ्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरी है। द राइटर लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द 9th स्टैंडर्ड व्हेन ही वाज इन 7th स्टैंडर्ड। और क्या, he used to love solving problems and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them even though they were not part of the curriculum। वो जब भी कोई भी सम सॉल्व करते थे तो उनको बहुत मज़ा आता था और वो अलग अलग तरीके ढूंढते थे वो सम को सॉल्व करने के, भले ही वो सम्स उनके सिलेबस में हो या ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर फेस न्यूमरस प्रॉब्लम्स वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश बिकॉज। राइटर, अपने को पता ही है राइटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? वो इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जब से स्कूल जाना स्टार्ट करे तब से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हर सब्जेक्ट उनका मराठी में था। तो इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। वो अटक जाते थे, अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। यहाँ पे क्या पूछा है कि वो इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते थे, उसका रीज़न अपने को इधर लिखना है। तो पहला तो वही है, ही हैड हिज एंटायर एजुकेशन इन मराठी, हिज वोकेबुलरी वॉज वीक एंड प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल। और क्या, हिज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस वॉज वेरी ऑकवर्ड। वो जब भी कोई सेंटेंस बनाते थे बोलने के लिए तो वो अजीब सा ही कुछ सेंटेंस बन जाता था, यानी उनकी बात पहुँच, यानी वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल ही नहीं पाते थे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर वॉज कम्प्लीटली स्टम्प्ड बिकॉज। यहाँ क्या पूछा है कि राइटर क्या हो जाते थे, स्टम्प्ड। स्टम्प यानी किसी ने अपने से क्वेश्चन पूछा और अपन आंसर ही नहीं दे पा रहे, एकदम चुप हो जाते। तो राइटर को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, उनको क्वेश्चन का आंसर आता था, लेकिन सिर्फ वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाते थे और स्टम्प्ड हो जाते थे। ठीक है, तो क्यों वो ऐसे स्टम्प्ड हो जाते थे और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे, उसको अपने को इधर लिखना है। तो क्या है, उनकी वोकेबुलरी कैसी थी, वेरी वीक। स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, पैथेटिक यानी बहुत ख़राब। प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस वॉज वेरी ऑकवर्ड। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से तुम लोग को चैप्टर पढ़ने बोला है और क्या बोला है कि सेंटेंस को कंप्लीट करो। क्या सेंटेंस है, ड्यू टू द राइटर्स पैथेटिक इंग्लिश स्टाइल ही। राइटर की जो इतनी ख़राब इंग्लिश बोलने की जो स्टाइल थी, तो वही बस लिखना है कि उनकी इंग्लिश स्टाइल अच्छी नहीं थी बोलने की, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करते थे। मुंबई में वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला पाते थे, और आईआईटी में जहाँ पे वो उनकी जो कॉलेज थी, ठीक है, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उनको आता ही नहीं है बोलना इंग्लिश में। नेक्स्ट है, डेवलप्ड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अपने आप को कम समझना दूसरों से। जब भी कोई सामने से उनसे इंग्लिश में सवाल पूछता था और वो बोल नहीं पाते थे, तो उनको ऐसा लगता था, अरे सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, यानी मैं वो सबसे कम हूँ, मेरे अंदर काबिलियत कम है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ कम है। तो ये चीज़ उनके अंदर पैदा हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी ख़राब इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइल की वजह से। ठीक है, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड भी हो जाते थे ये सब चीज़ों की वजह से। वांटेड टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी एंड इवन फ्रॉम मुंबई। और यहाँ तक वो आईआईटी छोड़कर, इतनी बड़ी कॉलेज और मुंबई छोड़ के भी वो चले जाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी ख़राब इंग्लिश स्टाइल की वजह से। तो तुम लोग भी समझ जाओ, अगर तुम लोग को लाइफ में कहीं बाहर जाना है, अपने जोन से बाहर निकलना है, तो तुम लोग को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी ही पड़ेगी। अब ये मत सोचना इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर रहे हैं तो हम लोग अंग्रेज़ बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वही, ज़माना चेंज हो रहा है, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम लोग भी प्लीज़ स्टार्ट कर दो सीखना, जिसको नहीं आती है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट
Complete the following sentences. The writer wanted to achieve mastery in English because, और इतनी सारी वो प्रॉब्लम फेस कर, तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे हमने देखे वो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे सिर्फ इंग्लिश की वजह से, तो उन्होंने क्या ठान लिए थे कि अब वो अपनी ये कमज़ोरी को, कौन सी कमज़ोरी, इंग्लिश ना बोल पाने की, उस पर वो मास्टरी कर लेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे उस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में कि सब देखते रह जाएंगे। तो वो क्यों इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते थे, मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते थे, वो सब अपने को इधर पे लिखना है, लिख देती हूँ स्क्रीन पे, तुम लोग नोट डाउन कर लेना और सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट द राइटर अंडरटुक टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो वही दो क्वेश्चन में हमने देख लिए कि वो इंग्लिश की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देख लिए कि उन्होंने ठान लिए कि अब मैं ये प्रॉब्लम को दूर करूँगा इंग्लिश सीख कर। अब क्या करूँगा, कैसे इम्प्रूव करूँगा, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, वो सिर्फ तीन चीज़ अपने को इधर पे लिखनी है। तो पहले लिख देंगे, डिसाइडेड टू ऑल्सो थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने जाते हैं तो दिमाग में सोचते हैं कि इसको ऐसे बोलूँगा, लेकिन उन्होंने क्या बोले कि जब भी मैं कोई चीज़ दिमाग में सोचूंगा ना तो उसको मैं इंग्लिश में ही सोचूंगा। जो भी चीज़ वो सोचते थे वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दिए। स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है, जिसमें उनको पता चलता था कि सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट में कैसे बोला जाता है, अच्छे अच्छे वर्ड्स उनको पता चले जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो तुम लोग भी ये सब स्टार्ट कर दो। दिन में अगर आधा एक घंटा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 5-6 घंटा तो अपन मोबाइल यूज़ करते ही है, पबजी खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक में बैठे रहते हैं। उससे अच्छा आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ इसको दे दोगे तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम राइटर ने फेस करे वो तुम लोग नहीं फेस करोगे अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ तुम लोग प्लीज़ अडॉप्ट करो। ये लेसन तुम लोग के चैप्टर में इसीलिए लिया गया है क्योंकि महाराष्ट्र का सिलेबस है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पूरी 12th मराठी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो तुम लोग के पास अभी अच्छा चांस है, घर में बैठे हैं सब, एक दिन में आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ करो अपनी इंग्लिश को अच्छी बनाने के लिए, ठीक है। चलो आंसर पे आते हैं। और क्या उन्होंने करे, यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। मिरर के सामने खड़े हो जाते थे, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते थे इंग्लिश में, जो उनके दिमाग में चल रहा है बस बोलते रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो खुद ही अपने आप को करेक्ट करते थे और फिर से वो गलती को नहीं दोहराते थे, ठीक है। तो ऐसे ही वो करते रहते थे और दिन ब दिन वो पहले से इम्प्रूव होते जा रहे थे और फाइनली अपने को पता ही है फिर एकदम इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो गए कि उन्होंने इतनी सारी बुक लिख दी है इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। तो अपन कोई भी चीज़ ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, इसलिए प्लीज़ तुम लोग भी कोई चीज़ ठान लिया करो, ऐसी कि हाँ पढ़ लूँगा, कर लूँगा, ये तो हो जाएगा। ऐसा करने से नहीं होता है, ठानना पड़ता है और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट अगेन। फिर से अपने को चैप्टर पढ़ने बोल रहा है, कितनी बार पढ़ने बोलेगा। इससे अच्छा ये बोल देता कि रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में रीड द टेक्स्ट लगा रहा है। अभी कोई बेचारा मासूम बच्चा होगा तो बार बार चैप्टर को पढ़ेगा लेकिन समझ में आ गया तो फटाफट से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या है, डिस्क्राइब द राइटर्स अचीवमेंट आफ्टर अचीविंग मास्टरी ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। और फाइनली जब उन्होंने ठान लिए कि मैं ये सारी चीज़ करूँगा और डे टू डे और डेली वो इम्प्रूव होते गए और फाइनली उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे मास्टरी पा लिए, तो उसके बाद राइटर को क्या क्या अचीवमेंट्स मिले, क्या क्या चीज़ उनको, क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आए। तो सबसे पहले क्या, हिज फियर्ड फॉर इंग्लिश डिसअपियर्ड। वो इंग्लिश से डरना, उनका इंग्लिश से डरना गायब हो गया। जब भी कोई उनसे इंग्लिश में बात करता था तो वो डर नहीं जाते थे बल्कि और अच्छे से जवाब देते थे। ही स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, ठीक, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। वो अब कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हो, वो किसी से भी जाके अपनी बात शेयर कर सकते। तुम लोग भी बहुत बार नोटिस किए होंगे कि अपने को टीचर से बात करनी होती है, प्रिंसिपल को कुछ बोलना होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपन ये सोचते कि मैं अगर हिंदी में जाके बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, प्रिंसिपल है, थोड़ा फॉर्मली बोलना, थोड़ा फॉर्मली उनसे बात
करना पड़ता है। काश मुझे इंग्लिश आती तो मैं भी बोल पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ती है। इससे अच्छा अपन अगर इंग्लिश सीख जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, अपन कॉन्फिडेंट हो जाए और अपन कॉन्फिडेंट रहेंगे किसी से भी बात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो थ्रू द टेस्ट अगेन। फिर से यहाँ पे बोला है लेकिन तुम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि तुम लोग को आता है पहले से, अपन सीख चुके हैं। कंप्लीट द टेबल कंपेयरिंग 2 डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ ऑफ द राइटर एज एन MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एन एक्टिविस्ट ऑफ सर्वोदया मूवमेंट। तो यहाँ पे बस वही करना है कि जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में तो क्या किया करते थे, और जब वो सर्वोदया मूवमेंट के एक्टिविस्ट बने तो क्या था। तो लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, तुम लोग कॉपी कर लो। नेक्स्ट है कंप्लीट द वेब हाईलाइटिंग द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ यू गेन ड्यू टू योर गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पे वेब डायग्राम है। यहाँ पे बोला है कि समझो तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसकी वजह से तुमको कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो बस 4 चीज़ लिखनी है। लिख देती हूँ मैं अपनी तरफ से, तुम लोग अपना कुछ और लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पहले से लिखा हुआ है कि डिबेट कंपटीशन में मैं हमेशा सिलेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि इंग्लिश अच्छी है, सामने वाले की बोलती बंद कर सकते हैं अपन इंग्लिश में बोल बोल के। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अ सिचुएशन और इंसिडेंट व्हेन यू फेल्ट एम्बेरेस्ड फॉर योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इनकम्पेटेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन फेस करे हो जब तुम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, या तो तुम कोई एक सब्जेक्ट में तुम्हारी कम नॉलेज है तो उसके बारे में अपने को लिखना है, उस सिचुएशन के बारे में, उसको तुमने कैसे टैकल करे। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे मेरा आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग अपना आंसर लिख देना कुछ भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे आता है ग्रामर टाइप, नहीं ग्रामर नहीं है, इसके आंसर मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख देती हूँ। अगर पूरा बोलने बैठूँगी और क्योंकि पूरा रीड करूँगी और समझाने लगूँगी तो 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, तो तुम लोग सो जाओगे। कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट में सारे आंसर दिए हुए हैं, उसको अपने को बस सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो थ्रू द टेस्ट। नहीं, अब तो हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ा लिए। टू फाइंड द एंटीनम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ग्रिड एंड फिल द बॉक्सेस वन इज डन फॉर यू। चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला है, बॉक्स जो दिया हुआ है इधर पे ये पीले कलर का, उसको भरना है। उसको मैं भर देती हूँ डायरेक्ट, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एक्सपर्ट हो ये सब में तो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। फिर इधर पे स्टार्ट होता है ग्रामर है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, हैव एंड डू। तो ये यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल अभी आंसर कॉपी कर लो। नेक्स्ट है इधर पे वही कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, जैसे कि इधर पे है कैन, कुड, शुड, शैल, विल, यहाँ पे जितना भी लिखा है, ठीक है, डेयर टू तक, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। मॉडल्स मतलब होता है मूड। ये तो बस अपने को क्या करना है, ये मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा मूड शो करती है उसके बारे में इधर पे लिखा हुआ है, तो उसको बस अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे कैन और कुड एबिलिटी शो करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँगी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है इंग्लिश बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैन एबिलिटी शो कर रहा है। उसी तरह अगर मैं बोलूँगी यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि तुमको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग ने एक वर्ड नोटिस करे कि मेरा सेंटेंस वही है, कौन सा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, सिर्फ कैन की जगह शुड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक वर्ड बदलने से, सिर्फ सेंटेंस का एक वर्ड हटाने से, चेंज करने से क्या हो गया, मेरा उस सेंटेंस के बोलने का मतलब चेंज हो गया। अगर उसी तरह मैं शुड हटा के मस्ट वहाँ पे डाल दूंगी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी तुमको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। अगर तुमको मेरे से बात करनी है तो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो मॉडल ऑक्सिलरी ये होती है। तो सब यहाँ पे जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी लिखे हुए हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, वो कौन सा मूड बताती है, वो कौन सा मूड शो करती है, उसको तुम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। और यही चीज़ तुम लोग का बेस बनाएगी और तुम लोग क्या कर सकते हो, फिर अच्छे से आगे अंडरस्टैंड करोगे, कभी अटकोगे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ग्रामर के अपने को पता नहीं है ना कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टैटिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी आ सकते हैं।
तो इसलिए अपने को टॉपिक का बस बेस अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट एरिया में बस वही बोला है कि अपन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें बोला है कि अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरी फिट करो जो उस सेंटेंस में तुम लोग को लगती है अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, देख लो तुम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। ग्रामर है इधर पे, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करके अपने आंसर बनाने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सेंटेंस का मीनिंग वही होना चाहिए, बस क्या करो सेंटेंस में से बट निकाल दो, इसकी जगह कुछ भी डालो, कुछ भी कैसा भी कुछ भी करो, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। उसी तरह नेक्स्ट में रिमूव डैट, यूज़, व्हेन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने का और अपने हिसाब से बना देने का सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, देख लो तुम लोग, पढ़ लो। तो यहाँ पे अपना ग्रामर ख़त्म हो जाता है। A5 में क्या दिया है, फ्लायर। फ्लायर तुम लोग को पता ही है ना क्या होता है। तो फ्लायर क्या होता है, फ्लायर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इंटेंडेड फॉर अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एट अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, पता ही है, एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तुम लोग को भी कभी ना कभी ज़बरदस्ती किसी ने थमा दिया रहेगा पेपर, स्कूल से बाहर निकल रहे, कॉलेज के बाहर निकल रहे, तो हाथ में ज़बरदस्ती थमा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, या तो लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, या तो दुकान में लोग क्या क्या सेल करते हैं उसमें वो लिखा हुआ होता है शॉर्ट में एकदम। ठीक है, मेरी ये दुकान है, यहाँ पे तुम लोग को इतना % डिस्काउंट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट है, इतना खरीदोगे तो इतना फ्री, ये वो। ठीक है, या तो और तो ये तो हो गया एडवर्टाइजिंग के लिए। और किसके लिए, इवेंट के लिए भी बनाया जाता है। अभी समझो कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, वहाँ पे फ्री में पब्लिक को एंट्री है, तो भी क्या होता है, फ्लाईओवर बांटा जाता है। स्पेशली जो लोकल जो अपने नगर सेवक जो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, जब वो लोग स्पीच देने आते हैं तो अपने घर में बहुत सारे फ्लाईओवर आने लगते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे तो पेपर गिरते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ है, इधर पे आना है, इतने बजे होगा। ठीक है, तो इतना तुम लोग को एकदम बेसिक मालूम होना चाहिए कि फ्लायर क्या होता है। मैं फ्लाईओवर बोल रही हूँ क्या, फ्लायर है, फ्लायर। तो फ्लायर क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना अगर तुम लोग को पता रहेगा तो तुम लोग को कोई भी टॉपिक पे बनाने बोलेगा तो तुम लोग फटाफट बना दोगे। शॉर्ट होना चाहिए कि वो देखते पब्लिक की नज़र पड़े। ठीक है, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम एक्टिविटी बेस्ड है, इसको पढ़ना भी नहीं, कुछ नहीं करना है, कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। आई होप तुम लोग को कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व करे हैं। ठीक है, तो पता ही है तुम लोग को ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ चैप्टर समझ के एग्जाम में मत बैठ जाना, एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक के पीछे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे या बनाए थे। ठीक है, यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, तुम लोग मत करना। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।